अच्छा। देखिए, लास्ट टाइम जो हमारा सेशन था, आई डोंट नो आप में से जो अभी हैं फ्यू स्टूडेंट्स इन्होंने वो क्लास जो है वो सेशन अटेंड किया या नहीं किया, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को दोबारा सम अप करूँगा, कुछ चीज़ों को रिकैप करूँगा। और सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि हमारा जो इंक्लाइन है वो ऐसे की तरफ है कि ऐसे के क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें देखना है, क्योंकि नॉलेज और डाटा एक्विजिशन या आपका जो है मेमोरी जो है आपकी, ये तो मैटर करता ही है ऐसे में, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एसे इन अ रिस्पेक्टिव मैनर, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को कोई इशू लगे तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना है अपने ऐसे राइटिंग में। इसके थ्रू जो है आपने अपनी आउटलाइन भी बनानी है, क्योंकि आउटलाइन पे एम्फेसिस है होगा आज हमारा। आउटलाइन किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है अपना ऐसे का, क्योंकि आउटलाइन प्रिपेयर करने के बाद ही आप अपना ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ योर आउटलाइन आपने ऐसे प्रिपेयर करना है। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका स्टेप 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, एंड यू हैव द ऐसे ऑफ पाकिस्तान लैक इन गुड गवर्नेंस। पाकिस्तान गुड गवर्नेंस में लैक कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से सम अप करूंगा ताकि मैं आगे भी चीज़ों को कवर कर सकूं। तो पाकिस्तान गुड गवर्नेंस में अगर लैक करता है तो आपने सबसे पहले ऐसे का जो टॉपिक तो देख लिया। अब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अपने बैक ऑफ द पेज पे जाके, किसी रफ पेज पे जाके आपने इस टॉपिक को लिखना है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं, कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपने यू नीड टू राइट डाउन ऑन योर पेज एट द बैक साइड, ठीक है, इन रफ सेक्टर। वहां पे आपने लिख दिया करप्शन, वीक इंस्टीट्यूशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आपके पास, और ये अराउंड 11 एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने जो है सम अप करा है। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। आपने हर रेलेवेंट एलिमेंट को, हर रेलेवेंट फैक्टर को राइट डाउन करना है, जोट डाउन करना है, किसमें? अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले फर्स्ट स्टेप में। ये सारा काम रफ वर्क पे हो रहा है आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको फिल्टर आउट करना है, विच इज आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इसको फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट किस तरीके से होगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर। सेकंड स्टेप फिल्टर आउट, या आप इसको प्योरिफिकेशन कह सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, जो आपने पीछे जो ये 11 पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसमें से मे बी पॉसिबल कुछ आपके पास इररेलेवेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने फर्दर इसको क्या करना है, प्योरीफाई करना है। यहाँ पर मैंने इसको प्योरीफाई करा है, तो ये 11 से 9 हो गए मेरे पास एलिमेंट्स, या इसकी आपके आप फैक्टर्स समझ लें जो आपके पास आउटलाइन की हेडिंग बनेगी, कि अगर मैं यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, which is Pakistan is lacking in good governance. So why? What are the reasons? What are the factors which are making Pakistan to lack in governance? You need to write in your brainstorming sector in the step, and then after writing in the brainstorm, you need to shift in the second step, which is your purification. अब प्योरिफिकेशन आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक्सक्लूड करना है आपने उन पॉइंट्स को जो आपने फर्स्ट स्टेप में लिखे। एंड नाउ इन द सेकंड स्टेप यू आर कंसीडरिंग द डेटा विच इज irrespective or irrelevant to your डेटा, ठीक है, जो टॉपिक। अब क्या है, करप्शन आपने लिख दिया, वीक इंस्टीट्यूशन, ये क्या है आपकी आउटलाइनिंग आपने करनी है, इसकी आउटलाइन बना रहे हैं आप। करप्शन आपने लिख दिया, वीक इंस्टीट्यूशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सारे जो है आपके पास, इकोनॉमिक चैलेंज, जुडिशियल लॉ एंड इन्फोर्समेंट इश्यूज, ये सारी चीजें आपने क्या किया, आपने प्योरीफाई करके, फिल्टर आउट करके, इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजों को आपने सम अप करके लिख दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में आपने सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिख दी जो आपने आउटलाइन बनाया, यू थिंक दैट दे आर कैपेबल इन योर आउटलाइन, तो आपने उन सारे टॉपिक्स को लिख दिया। बट इन द सेकंड स्टेप विच इज प्योरिफिकेशन, यू नीड टू फिल्टर आउट द थिंग्स, फिल्टर आउट द फैक्टर्स, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, यहां पर आपने चीजें तो लिख दी, आपने सेकंड स्टेप में प्योरिफिकेशन कर दिया, करप्शन लिख दिया, वीक इंस्टीट्यूशन, लेकिन थर्ड स्टेप जो आएगा हमारा, उसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने रेलिवेंसी नहीं की, आपने थर्ड स्टेप में रेलिवेंस इसको बिल्डअप करना है, लॉजिकल सीक्वेंस आपने बनाना है। देखें, सीक्वेंस इसमें नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेलिवेंट है ना, यू नीड टू राइट डाउन ऑन द फर्स्ट, ठीक है, देन सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा। सेकंड स्टेप प्योरिफिकेशन का था, हमने आइडिया को प्योरीफाई कर दिया, लेकिन थर्ड स्टेप में विच इज लॉजिकल सीक्वेंस, हमने एक सीक्वेंस को बिल्डअप करना है। पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रीजंस है, क्योंकि हम हाउ पे जा रहे हैं, क्यों, किस वजह से, व्हाट आर द काउजेस, व्हाट आर द रीजंस व्हाई पाकिस्तान लैकिंग इन द गुड गवर्नेंस। तो मुझे वो रीजंस बताने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है,
स्टेबल नहीं है हमारी गवर्नमेंट, कभी किसी की आती है गवर्नमेंट, फिर वो उसको टॉपल डाउन कर देता है, फिर किसी की आती है देन उसको हटा दिया जाता है। तो ये क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमारे पास कोहेरेंस, जिसकी वजह से हमारे पास क्या डेवलप नहीं हो रही, गुड गवर्नेंस हमारे पास नहीं फॉस्टर हो रहा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप देखिए मैं फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लिख देता तो क्या होता है, एग्जामिनर का इंटरेस्ट यहीं पे ब्रेक हो जाता। सो यू नीड टू डेवलप द इंटरेस्ट थ्रू आउट योर ऐसे, कि आपने किस तरीके से अपना जो है ऐसे जो है एग्जामिनर को ऐसे रखना है कि वो उसको उसका इंटरेस्ट जो है बिल्डअप करता रहे। ठीक है, तो आपने इस सीक्वेंस को बहुत ज्यादा फोकस देनी है, यू नीड टू गिव द इम्पोर्टेंस। इसके बाद क्या, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस, करप्शन, वीक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जिस तरीके से हम ऊपर जा रहे हैं सारी चीजें जो है इसके साथ क्या है, हाईली कनेक्टेड है। फिर क्या है, वीक इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फिर इसी तरीके से जुडिशियल एंड लॉ एनफोर्समेंट इशू। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ पे किसी को कोई इशू? नो इशू सर। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब ये बात नहीं है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है आपके बॉर्डर रिलेशंस, अब आपके पास फॉर एग्जांपल इंडिया है, आपके पास अफगानिस्तान है, ये आपके पास क्या बॉर्डर्स हैं आपके, तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपके पास कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को क्या कर रहे हैं, वहां पे उसको लैक करने में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको नीचे लिखा है तो दिस इज नॉट द पार्ट, यस दिस इज द पार्ट। लेकिन आपने लॉजिकल सीक्वेंस को, जो हाई इफेक्टेड चीज है आपको, यू नीड टू राइट डाउन ऑन द टॉप, एंड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन यू नीड टू राइट द लोएस्ट इम्पैक्टफुल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए एक चीज, देखिए जो मैंने आपको कहा यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर पेन यूज कर लूँ और आप लोगों को थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँ, ये फर्स्ट हमने कह दिया, दिस कुड बी द सेकंड, दिस कुड बी द थर्ड वन। अब लेकिन अगर आप ये देखें, ये आपने करना क्या है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आउटलाइन क्या होती है? अब आपको मैं अगर बताऊं, आप जब ऐसे अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप उसके कुछ हाउ पार्ट्स वाला बताते याद हैं। है। आप कुछ हाउ पार्ट्स बताते हैं। अच्छा, ये माइक म्यूट कर लीजिएगा काइंडली। आपके पास टॉपिक जैसे हमने देखा, पाकिस्तान इज लैकिंग इन गुड गवर्नेंस, तो अब आपने सिर्फ इसके जो है ना रीजंस नहीं बताने, आपने रेमेडीज भी बतानी है। सो राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट किसके कॉजेस के, कि क्या रीजंस हैं उसके। ठीक है, यहाँ पे हम रेमेडीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्या है आपके पास, अगर आप यहाँ पर देखें, इकोनॉमिक चैलेंजेस, लेकिन ये कुछ जो है ना कॉन्सेप्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। यानी कि इन हेडिंग्स को देख के, इन आउटलाइंस की हेडिंग्स को देख के मुझे पता नहीं चल रहा कि यार ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है ये गवर्नेंस के साथ क्या है। तो इट मींस कि हमें और कुछ अच्छा करना है, वी नीड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस। तो हमने क्या करना है, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अवर स्टेप नंबर 4, विच इज कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। अब देखिए कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि कोई चीज अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो चीज, यानी बता रही है। सो फॉर दैट यू नीड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक। अब वो टॉपिक क्या है आपका, हमारा टॉपिक है गुड गवर्नेंस में लैग कर रहा है पाकिस्तान। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये ठीक है, आपने ये अपना रफ वर्क किया था और वहां पे आपने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को लिख दिया, बट यू नीड टू मेक योर आउटलाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अब आपने लिख दिया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, देखें हजारों बच्चे सीएसएस के लिए अपेयर होती हैं, पीएमएस के लिए या पीसीएस के लिए, बट होता क्या है, उनको लॉजिक्स नहीं पता होती कि कहाँ पे क्या करना है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की हेडिंग लगा दी एंड ही और शी रोट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने यूएन की रिपोर्ट देख ली, वर्ल्ड बैंक की देख ली, डब्ल्यूटीओ की देख ली, आपने हर चीज की रिपोर्ट्स पढ़ ली और आपने जाके सारा ही कुछ लिख दिया। लेकिन आपकी अगर आउटलाइन इज नॉट अप टू द मार्क्स, और आपका एग्जामिनर इंटरेस्ट नहीं, उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, तो आपने क्या करना है, आपने लिंक प्रोवाइड करना है विद द हेडिंग ऑफ योर आउटलाइन एंड विद द टॉपिक ऑफ योर ऐसे। कैसे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट्स एनवायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ये देखें, ये क्या कर रहा है, ये क्या है आपका, एज अ कंजंक्शन तो नहीं कहूंगा लेकिन एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इस कनेक्ट कर रहा है इसको, किस चीज को, आपके हेडिंग को, आउटलाइन के हेडिंग को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, आपके ऐसे के टॉपिक के साथ। लेकिन क्या कर रहा है, वजह बता रहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो क्रिएट करती है इन्वायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड हिंडर्स, हिंडर्स क्या होता है, रोकना किसी चीज को, हिंडर्स पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जानू माइक में नानिया और बहुत दफा ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ अच्छा यहाँ पर क्या है, मैं बात कर रहा था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को आपने किस तरीके से अपने टॉपिक के साथ लिंक करना है, दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू एम्फसाइज एंड यू नीड टू नो एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। किस तरीके से आपने क्रिएट करना है लिंक। अब मुझे पता है जब तक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होगी तो मेरे पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं आएगा जिसमें मैं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, वो अपनी कुछ पॉलिसीज लगाती है, आफ्टर 2 या 4 ईयर्स जो है दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको टॉपल करके, आपके पास पीएमएलएन आती है, पीटीआई आती है, वो अपने एक जो है पॉलिसी के साथ आती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग होती है। तो जब तक इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी हम एक पर्टिकुलर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जब तक एक पर्टिकुलर पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी आपकी गवर्नेंस जो है कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, अच्छा फंक्शन नहीं करेगी। यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, फिर इसके बाद आई थिंक ये आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। यू आर गोइंग टू मेक रिलेशन कि किस तरीके से हम चीजों को जो है कनेक्ट करने जा रहे हैं। देन आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये मैं कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज समथिंग व्हाट विच वी हैव रिटन हियर ना। लेकिन ये वही सारी चीजें, बट दे आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो यू नीड टू मेक योर आउटलाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब इकोनॉमिक चैलेंजेस को आपने कैसे करना है, परसिस्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज। अब आप ये देखें, मैं तरह यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर लूँ। इकोनॉमिक चैलेंजेस में क्या है, परसिस्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज स्ट्रेन द गवर्नमेंट्स एबिलिटी। गवर्नमेंट्स की जो एबिलिटी है जिससे वो पब्लिक सर्विस को डिलीवर करे, मतलब हॉस्पिटल्स बनाए पब्लिक सेक्टर्स के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, या फिर स्कूल्स बनाए, तो वहां पर जो उसकी परफॉर्मेंस है या फिर आपकी जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो एबिलिटी है, वहां पर वो क्या होता है, उस चीज को इकोनॉमिक चैलेंजेस वहां पर उसको आप कह रहे हैं आप समझ लें कि हिंडर करता है, वहां पे उसको स्ट्रगल करने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आपके पास इतना बजट है नहीं। आपने हॉस्पिटल्स बनाने हैं प्रोविंसेस पे, अपने चारों प्रोविंस में आपने फिर इसके अलावा अगर आपने जीबी को देखना है, गिलगित बल्तिस्तान को, तो वहां पर आपने उनको जो इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी को देखना है, वहां पे फंड्स प्रोवाइड करने हैं, बजट एलोकेशन है। तो अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे क्योंकि यू आर वीक इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो आप क्या करेंगे, वहां पर भी आपकी गवर्नमेंट लैग करेगी। फिर करप्शन है। अगर दो चीजें होती हैं, देखें मैं अगर करप्शन की बात करूं यहाँ पर, करप्शन में सबसे पहले होती है कि आपका अगर कोई बजट आपका डिफाइन हो रहा है और अराउंड वो, फॉर एग्जांपल आपके जीडीपी का 4% है, तो करप्शन के बाद क्या होता है, वो होते हवाते जो है ना 4% आपके पास 2.5 या 3% बन जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो 3% जो है ड्यू टू इनएडिक्वेट पॉलिसीज, आपकी पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं होती, और उसके बाद जब वो करप्शन के बाद दोबारा आपके पास आपका जो बजट आता है वो भी उसको उसकी यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती कि आपके पास कोई काम होता ही नहीं है उस तरीके से। ठीक है, तो करप्शन एक और बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो आपके गुड गवर्नेंस को जो है हिंडर कर रहा है, उसको रोक रहा है। ठीक है, फिर वीक इंस्टीट्यूशंस की बात आ गई, वही सारी यहाँ पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशियल लॉ एनफोर्समेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग चाहें, और इसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा। जो लोग इंटरेस्ट हैं जिसका इसमें, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर जो भी है वर्क उसके अकॉर्डिंगली मैं उनको असाइनमेंट भी दूंगा, और उनको जो है इस चीज पर जो है चेक करके भी उनका रिजल्ट बता दूंगा। ठीक है, फिर ये सोशल इनइक्वालिटीज हैं, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में मैंने आपको बता दिया था कि नेबर कंट्रीज के साथ आपके जो रिलेशन है वो कैसे होने चाहिए, तो यहाँ पर उसी चीज को डिस्कस किया गया। अगर आप देखें, कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल रिलेशनशिप इन नेबरिंग कंट्रीज कैन ऑल्सो इम्पैक्ट इट्स गवर्नेंस। आपके चैलेंजेस, यहाँ पे आपके चैलेंजेस भी जो है यहाँ पे हो सकते हैं। कोई इशू चल रहा है यहाँ पर, किसी को कुछ पूछना है? ओके। अच्छा, इसके बाद क्या है, मुझे एक दूसरी स्लाइड शेयर करनी है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बता दूं। ये तो वो स्लाइड थी जो हमने लास्ट टाइम देखा था, आई डोंट नो उसमें तकरीबन 10 स्टूडेंट्स हैं, और मुझे नहीं याद कि कौन उसमें था कौन उसमें नहीं था, बट नेवरदलेस हम इसको जो है दोबारा देखते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग जो है एक स्लाइड है, अगर आपको मैं समझाऊं। मैं यहाँ पर जो है हाईलाइटर या पॉइंट यूज करता हूँ।
ओके, सो देखें जो अभी हमने पढ़ा, हमारे पास 4 स्टेप्स थे। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूं। पहला स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग था। आपने सब कुछ एक टॉपिक से रेलेवेंट आपने नोट डाउन कर लेना है, एंड देन यू नीड टू प्योरीफाई। लाजमी नहीं है कि आप ने जो लिखा है वो सही लिखा है। यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, और वहां पे आपके ऊपर प्रेशर भी है, सो इट्स माइट बी पॉसिबल दैट वॉट एवर यू हैव रिटन इन, it could be in the wrong direction, so you need to make second step on that, which is purification। तो आपने प्योरीफाई करना है whatsoever you have written, कि यार मैंने ये लिखा है क्या ये ठीक भी है। तो ये प्योरिफिकेशन का स्टेप सेकंड था। फिर प्योरिफिकेशन के बाद आपने क्या करना है, कोई बताएगा? व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? एनीबॉडी हियर? सिर्फ 4-5 लोग हैं, कोई बताए कि थर्ड स्टेप क्या था प्योरिफिकेशन के बाद? ऐसे लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है जो आपने पॉइंट्स पहले लिखे हैं। एग्जैक्टली, लॉजिकल सीक्वेंस। अब लॉजिकल सीक्वेंस को हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कहते हैं, कि वो जो आपने लिखे हैं 8 या 10 लाइंस या सॉरी हेडिंग्स, उनको आपने क्या करना है, एक लॉजिकल सीक्वेंस पे लिखना है। ठीक है, आ रही है ना बात समझ? वेल डन। अब उस लॉजिकल सीक्वेंस के बाद क्या आपने लिख दिया कि भाई करप्शन, इनएडिक्वेट आपका बजट एलोकेशन, और जो है आपका, आपने लिख दिया कि भाई आपके पास जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू द ऐसे टॉपिक, जो ऐसे का टॉपिक है उसके मुनासबत से, उसके एस्पेक्ट से आपने सबको सीक्वेंस वाइज लिखना है। जो हाई इंपॉर्टेंट है उसको आपने ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट लिखना है। फिर फोर्थ स्टेप क्या था? आपने लिख दिया करप्शन। आपने लिख दिया कि भाई आपके पास जो है पाकिस्तान लैक्स इन गुड गवर्नेंस, उसके आपने फैक्टर्स लिख दिए, करप्शन, उसमें आपने लिख दिया कि इनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स। लेकिन अब आपने फोर्थ स्टेप में उसको क्या करना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है। यानी कि उसको एक सेंटेंस लिखना है। आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने एक सेंटेंस लिखना है कि करप्शन मेक्स गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ लो, कि आपके पास वो बजट एलोकेशन नहीं हो रही है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वो प्रोवाइड उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रही। आपने एक लाइन लिखनी है, एक सेंटेंस। ठीक है, अब आपने 10 हेडिंग्स लिखी थी, अब आपके पास 10 सेंटेंसेस आ चुके हैं। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब्स भी हो सकते हैं, या आपके पास एक छोटा सेंटेंस भी हो सकता है, बट इन हर सेंटेंस के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपने ऐसे में। तो जितना अच्छा आउटलाइन होगा उतनी आसानी भी होगी अब आपके पास, क्योंकि अब आपने करप्शन को लिंक कर दिया है कि हाउ करप्शन इज हिंडरिंग पाकिस्तान इन गुड गवर्नेंस। तो अब आपके पास पता होगा, जब आप उस हेडिंग को लिखने जाएंगे ना, तो यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि यार मैंने लिख दिया ये। अब आपको सोचना नहीं होगा, अब आप लिखेंगे उसके ऊपर। और ये बॉडी पैराग्राफ किस तरीके से लिखते हैं, ये आगे मेरे कोर्स का इंशाल्लाह हिस्सा है, वी विल डिस्कस इट लेटर अगेन। और इसके बाद हमारे पास ये इस तरीके से आपने आउटलाइन बनानी है। इसकी स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा अगर आप यहाँ पर किसी को चाहिए हो, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारे एस्पायरेंट्स तो हैं, लेकिन कुछ नॉन सीरियस मेंबर्स भी हैं, तो आई डोंट नो हु आर, तो मैं उनको नहीं कर सकता इस तरीके से। बट जिनको अगर चाहिए, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा, सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड टॉपिक। यस, आई विल शेयर। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ, वाई एजुकेशन क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब हम एजुकेशन क्राइसिस के ऊपर आ गए। इसी तरीके से कुछ ना कुछ थीम्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। अब हमारा टॉपिक है एजुकेशन क्राइसिस। अब पाकिस्तान से एजुकेशन क्राइसिस एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, एक कॉम्प्लेक्स इशू है, या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स, आपके पास क्या है, बर्निंग आपके पास एक इशू चल रहा है। अच्छा, इसके पीछे सेवरल इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस क्राइसिस में। अब एजुकेशन क्राइसिस क्या है? देखिए, हम इकोनॉमी पे देखते हैं, हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि फाइनेंशियल हमारा मुल्क वीक है, हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज नहीं है, वी आर लैक इन द रिसोर्सेज, वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। तो अब एजुकेशन क्राइसिस में क्या होता है? एजुकेशन क्राइसिस का मतलब एक ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किन के बीच? जो एजुकेशन सेक्टर्स बैठे हैं पाकिस्तान में, अगर हैं तो सफिशिएंट हैं, तो वो एक अलग बात है सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। लेकिन जो सेक्टर्स पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं एजुकेशन के, उनके बीच और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके बीच एक ब्रेक डाउन हो जाना, यानी कि उनके बीच कम्युनिकेशन ना होना किसी वजह से। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हम इनको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखा दूं। अच्छा, वही चीज आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है किस तरीके से, किस एजुकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन के ऊपर हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कोई मुझे बताएगा? एजुकेशन के क्राइसिस पे अगर हम आउटलाइन बनाए तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं हमारे पास? एनीबॉडी इज हियर? कोई अपना आउटपुट दे। ये समझ तो आ रहा है आप लोगों को?
जी फाइनेंसिस का प्रॉब्लम बहुत है स्टूडेंट्स को, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, और हमारी जो गवर्नेंस और गवर्नेंस की आ जाती है, और बजट एलोकेशन का भी हो सकता है। और वेल डन। हमारा जो है एजुकेशन में ट्रेंड होता है रट्टा लगाने का, तो वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, इनोवेशन नहीं है हमारी वेरी गुड वेरी सिस्टम गुड। में। बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको जो है अपने ऐसे में, या अच्छा ये सिर्फ ऐसे के हवाले से नहीं है, आप इसको अपने करंट अफेयर्स में भी स्टडी कर सकते हैं, आप इसको पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, बट यू हैव, अगर आप ऐसे में जा रहे हैं तो आपको ऐसे के लिए थीम को जो है फॉलो करना है, इन स्ट्रक्चर्स को, जो अभी हमने स्ट्रक्चर्स को देखा है, ठीक है। अच्छा, पहला क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पे, मैं अगर बताऊं यहाँ पर, इकोनॉमिक बैरियर्स। अभी आप में से किसी ने कहा इकोनॉमी, इकोनॉमी किस तरीके से अफेक्ट करता है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बैरियर्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल इन रूरल एरियाज हमारे पास स्कूल्स बहुत दूर हैं, और वो जो डिस्टेंस है जो आपको कम्यूट, उस डिस्टेंस को कवर करना है, उसके लिए फिर आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना है, तो बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये इकोनॉमिक बैरियर्स हैं। अगर अच्छा देखिए, मैं आपको कुछ बताऊं कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना इन पाकिस्तान में, तो हमारे पास तीन चार तरह के सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर है पब्लिक सेक्टर एजुकेशन का, जिसको हम सरकारी स्कूल कहते हैं उर्दू जबान में। फिर दूसरा आता है आपके पास, अगर आप उसको कहें कि इकोनॉमी के हवाले से मैं आपसे इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरा आपके पास क्या आता है, प्राइवेट सेक्टर्स। जो हमारे पास नॉर्मल स्कूल्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स हो गए हैं। अब प्राइवेट सेक्टर्स के बाद अगर आप देखें, प्राइवेट सेक्टर्स के बाद इलीट क्लास के प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, जिनकी फीस और भी बहुत सारी चीज बहुत ज्यादा हाई फाई होती है, जो एक इलीट क्लास ही जो है उसको अफोर्ड कर सकता है। ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद एक जो फोर्थ हमारे पास पैरेलल सिस्टम चल रहा है, विच इज मदारसिस, मदरसा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सेमिनरीज जो होते हैं हमारे पास, ये मदरसा के सिस्टम्स होते हैं। तो हमें ये चार पांच चीजों को ना दिमाग में बैठाना है। वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, वी नीड टू होल्ड दीज फोर कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड। इसी के ऊपर आपको बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे। देखिए, इकोनॉमिक बैरियर्स तो आ गया। अब कुछ सिटीज में भी कुछ लोग रहते हैं, अगर उनको उस ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं आता, लेकिन क्या होता है, फीस बहुत ज्यादा होती है प्राइवेट सेक्टर्स की भी, तो बच्चे उसको या उनके पेरेंट्स उसको नहीं जो है अफोर्ड कर पाते हैं। फिर उसके बाद क्या आ गया, पुअर गवर्नेंस। पुअर गवर्नेंस है जिसकी वजह से हमारे पास एजुकेशन में क्राइसिस आ रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है कहीं ना कहीं, सो यू नीड टू मेक द इंटरेक्शन की किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक हो। पुअर गवर्नेंस आ सकता है, बजट एलोकेशन आ सकता है, और कोई और है यहाँ पर, और कोई मुझे बता सकता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। शाबाश जी बच्चों। बजट एलोकेशन, पुअर गवर्नेंस। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉन सीरियस एटीट्यूड। वेरी गुड, गुड। अच्छा, फिर क्या आ सकता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक कहा आपने, करप्शन। करप्शन हमारे पास क्यों, जैसे कि अभी हमने गुड गवर्नेंस वाले में भी देखा, सॉरी लैक इन गुड गवर्नेंस में भी देखा, उसमें हमारे पास करप्शन आ रहा है। अब करप्शन किस तरीके से आपकी एजुकेशन को हिंडर कर रहा है, जो भले आपके पास जो बजट एलोकेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो जीडीपी का 1.5 या 2.5 अराउंड जो है हमारे पास एलोकेट हो रहा होता है एजुकेशन में बजट, ठीक है। सबसे ज्यादा आर्मी को एलोकेट होता है बजट, उसके बाद जो है दीगर इदारों के बाद हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन पे आता है। तो आपका जो एजुकेशन पे जो हमारे पास बजट एलोकेट हो रहा है, उसके अंदर भी करप्शन हो रही है। मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। और ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने वर्क करना है इसके ऊपर। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत से स्कूल में आपके पास अगर आप देखें तो वहां पर आपको फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है। जब मैं फिजिकल फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इट मींस वहां पे क्लासरूम सही नहीं बने, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है भी तो फैंस नहीं है, आपके पास प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, वॉशरूम सही से नहीं बने, साफ पीने का पानी नहीं है। तो ये क्या है, आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज होते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक सब हेडिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इसके बाद जेंडर इनइक्वालिटीज आती है। रूरल एरियाज में अगर बहुत से लोग रूरल एरियाज से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी के बेसिस पे लड़कियों को प्राइमरी के बाद एजुकेशन में आगे नहीं हिस्सा दिया जाता, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज, हमारे पास अर्बन का कुछ और सिस्टम है, रूरल का हमारे पास कुछ और सिस्टम है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज एज वेल हियर ना इन पाकिस्तान। फिर प्राइवेट वर्सेस पब्लिक एजुकेशन, एक जो बुनियादी फैक्टर है वो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक एजुकेशन है, जो कि हमारे एजुकेशन में क्राइसिस है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा मैट्रिक कर रहा है प्राइवेट स्कूल से, एक बच्चा मैट्रिक कर रहा है पब्लिक एजुकेशन यानी कि हमारे पास सरकारी स्कूलों से, तो उनमें एक फर्क रहेगा। उनके अंदर इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी इतनी नहीं होगी, उनके अंदर वो कमांड्स, वो स्किल्स
जो ट्रेनिंग्स होती हैं, टेक्निकल स्किल्स, वो चीज़ डेवलप नहीं होंगी। फिर ये 2 बच्चे जब आपके पास आगे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, एफएससी के लिए जाएंगे या यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वहां पर भी एजुकेशन क्राइसिस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट वाला बच्चा है वो आगे निकल जाएगा, जो पब्लिक वाला बच्चा मैट्रिक के बाद वहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एफएससी का सिस्टम थोड़ा सा टफ होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिस्टम थोड़ा सा टफ होगा। तो ये भी एजुकेशनल क्राइसिस है आपका। फिर इसके बाद रोट लर्निंग। एनीबडी नोज के रोट लर्निंग क्या होता है? एनीबडी नोज के रोट लर्निंग क्या होता है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है रट्टा तस्लीम अख्तर। लगाना। बिल्कुल, वेरी गुड। रट्टा लगाना। हमारे पास पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि रट्टाफिकेशन इज द गुड क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तानी एजुकेशन। तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? रट्टा लगा रहे हैं और पेपर पास कर रहे हैं, 90s में परसेंटेज आ रही है। और ये हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा मलिया लोधी का, तो अक्सर मलिया साहिबा जो है लिखती हैं इसके ऊपर आर्टिकल्स कि पाकिस्तान जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतना ज्यादा नीचे लैग कर रहा है, अराउंड 140 या 149, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट द नंबर्स आर द सेम इन 140s। सो व्हाट आर द रीजंस? हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं हो रही, हम इनोवेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। किसी ने कोई केमिकल बनाया, वी आर रिप्रोड्यूसिंग द सेम केमिकल, वी आर रिप्रोड्यूसिंग द सेम मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, वी आर रिप्रोड्यूसिंग द सेम टेक्निक्स। तो यहाँ पे हमारे पास कोई, आपके पास इनोवेशन नहीं है। तो क्यों नहीं है इनोवेशन? क्योंकि रट्टाफिकेशन जब तक हमारे पास है तो हमारे पास कोई इनोवेशन यहाँ पर नहीं आएगी। हमें इससे बाहर निकलना होगा, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास एक और फैक्टर जो मैं अभी आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, तो आपको पता होगा। आउटडेटेड करिकुलम। आउटडेटेड करिकुलम क्या है? कि पहले की जो चीजें हो गई, ठीक है, दे आर हिस्ट्री, यू नीड टू इनकलकेट, यू नीड टू इंक्लूड इन योर सिलेबस, बट सेम टाइम आपके पास क्या है, जो आउटडेटेड करिकुलम है आप उसमें इनोवेशन लेकर आए। आप एक ही प्रैक्टिकल जो पहले चल रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे कंप्यूटर में 5th जनरेशन तक चीजें होती हैं। फिर अभी भी अगर आप 9 मैट्रिक, इवन आप एफएससी की भी बुक उठाएं, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब से लेके आपके पास जो है ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर वीएलएसआई जो आपके पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, ये सारी चीजें अभी तक पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको ना पढ़ाएं, दे आर इंपॉर्टेंट, लेकिन अब आप एआई की तरफ आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आए। अभी भी बहुत सी बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि एआई इज द पार्ट ऑफ द फ्यूचर, बट व्हाट हैपेंस, एआई तो बहुत पहले आ चुका है। इट्स बीन अराउंड 10 इयर्स और 5 इयर्स। तो आपने इससे शिफ्ट होना है। किसकी तरफ शिफ्ट होना है? अपने आउटडेटेड करिकुलम को चेंज करना है, थोड़ा सा उसमें एनहेंसमेंट लेकर आना है, ठीक है। फिर क्या है? टीचर एब्सेंटिज्म। अब बहुत से टीचर्स स्कूल में आते ही नहीं है, बच्चे पहुंच जाते हैं लेकिन आपके पास टीचर्स नहीं होते। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये भी एजुकेशन क्राइसिस कर रहा है, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट वहां पे क्या होगा, एरोड होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा, ठीक है। कुछ ये सारी चीजें थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये सारी अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी को लेना है तो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके। अब यहाँ पर 2009 में नेशनल, अब ये देखिए, मैं एक और चीज आपको बड़ी सिंपल वे में वो बताऊं, ये सारी चीज हर बच्चे ने लिखनी है। जो भी 8-10 हज़ार 50 हज़ार जितने बच्चे भी बैठ रहे हैं किसी भी पेपर में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, दे नो एवरीबडी यार। अगर आप एक एक दिन पहले भी एजुकेशन के क्राइसिस में देखें ना, तो आपने सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। कोई भी अगर बैचलर्स के बाद बैठ रहा है, तो हमें उसमें यूनिकनेस लेके आनी है, वी नीड टू मेक डिफरेंस। वो कैसे लेकर आएंगे? उसके लिए आपने चीजों को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे 2009 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना है, ये हर बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये वो चीजें जो आपको दूसरों से डिफरेंस जो है डिफरेंट बनाएंगी, चीजों में यूनिकनेस लेके आएंगी। हर बच्चों का आइडिया, करप्शन है, जेंडर डिस्पैरिटीज हैं, दे ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच आर वर्किंग अगेंस्ट द एजुकेशन क्राइसिस in the education system of Pakistan. But what you need to do is need to do go one step ahead. वो कैसे जाएंगे आप? आपने कुछ चीजों को पढ़नी है जो मैं बता रहा हूँ। आपने 2009 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब इसमें क्या है, कुछ कमिटमेंट गैप है। मैंने करप्शन की बात की थी, करप्शन में दो चीजें आती हैं, कमिटमेंट गैप आता है। कमिटमेंट गैप क्या है आपके पास? आपके पास रिसोर्स की एलोकेशन। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने 2% आपको एलोकेट किया, अब वहां पे जो उसने कमिटमेंट किया है, उसके कमिटमेंट 2% थी और आपको 1.5% एलोकेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक करप्शन के तहत या किसी भी चीज के तहत यहाँ पे एक आपके पास क्या आ रहा है, डिस्पैरिटी आ रही है। देन रिसोर्स एलोकेट हो गया अराउंड 1.5% ऑफ द जीडीपी। फिर क्या हो रहा है? इंप्लीमेंटेशन गैप।
इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि वो 1.5 भी एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो 1.5 भी यूटिलाइज हो रहा है या सिर्फ ओनली 0.9% या 1.1% ही यूटिलाइज हो रहा है। तो यू नीड टू मेक योर थीम प्रिपेयर्ड इन दैट सॉर्ट ऑफ वे कि आपको हर चीज पता हो, आप रेफरेंस दे सको। एक और आगे मैं चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, विल्सन सेंटर है, आप एक वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पर जाके कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को और भी रेफरेंसेस दे दूंगा। पाकिस्तान से एजुकेशन क्राइसिस, उन्होंने पूरी जो है ना इसके ऊपर एक रियल स्टोरी की जो है रिपोर्ट लिख दी है। अब आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने समझना है। अगर आप ये समझ जाएं तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। रट्टा लगाते हैं सीएस में, कुछ कोटेशंस का लगाते हैं, कुछ आप बुक रेफरेंसेस का लगाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट यू कि आप उसको एज इट इज लिखो, ठीक है। ब्रैकेट में एंड सेमी कॉलन में लिखो, आप जिसमें लिख रहे हो ठीक है। लेकिन स्टोरीज जो होती हैं कुछ आपके पास, उससे आप सीखते हो, फिर आप अपने आइडियाज के थ्रू उनमें लिखते हो। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो आपकी राइटिंग स्किल्स को एनहेंस करती हैं। वो किसी ने कहा है ना कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग यू नीड टू रीड मोर एंड मोर, एंड इफ यू वांट टू स्पीक योर इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज यू नीड टू लिसन मोर एंड मोर। तो आपने क्या करना है, रोज कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एज अ मेंटोर आप लोगों के साथ काम कर सकूंगा जितना मैं कर सकूंगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे साथ भी इस चीज पे चल सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दूंगा आपको, लेकिन ये पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं, उन सारी चीजों के बाद जो है मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दूंगा। लेकिन एक आउटलाइन का असाइनमेंट है, अगर आप लोग चाहें तो वो भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, एंड यू नीड टू राइट डाउन द असाइनमेंट एंड सेंड इट बैक टू मी, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है आपके पास, विल्सन सेंटर कहता है कि पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम एन एक्सटेंसिव एजुकेशन क्राइसिस, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन डू नॉट अटेंड स्कूल, ठीक है। बहुत से पाकिस्तानी बच्चे जो हैं स्कूल अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, एंड दोज दैट डू मस्ट डील विद एब्सेंट टीचर्स एंड पुअर लर्निंग एनवायरनमेंट्स। और जो जा भी रहे हैं तो उसमें क्या उनको इशू आ रहा है, टीचर्स की एब्सेंटीज हैं, पुअर लर्निंग एनवायरनमेंट्स है, अमॉन्ग अदर चैलेंजेस, ठीक है। और भी जो चैलेंजेस हैं उनके अलावा। अब आप देखें यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स तो मिल गए, एक तो टीचर के एब्सेंटीज का मिल गया और एक पुअर लर्निंग एनवायरनमेंट। सरकारी स्कूल में क्या है, क्लासरूम बिल्कुल ओपन है, उसमें बच्चा अगर बैठ के पढ़ भी रहा है, टीचर भी अच्छा है, बच्चा भी रेगुलर जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर लर्निंग एनवायरनमेंट, क्योंकि क्लासरूम में गेट नहीं है, कोई बाहर क्रिकेट खेल रहा है ग्राउंड में, या कोई बच्चा पानी पीने जा रहा है, उस बच्चे की जो है उसकी जो इंटरेक्शन है उसके साथ हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन ब्रेक डाउन हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको इसके लिए आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं। सारे आर्टिकल्स मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल एक एक घंटा अगर आपको एक आर्टिकल में लग रहा है तो आपने क्या करना है, आपने उसको कंक्लूजन करना है। देयर आर अ लॉट ऑफ एआई टूल्स जो मैं आपको बता भी दूंगा। आपने क्या करना है, समरी लिखनी है, उसके आपने सिर्फ कॉपी करना है, उसको पेस्ट करना है और नीचे लिख देना है गिव मी द समरी, वो आपको समरी दे देगा। उस समरी में फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मिलेंगे, यू नीड टू राइट डाउन। इस तरीके से आपके पास टॉपिक्स क्रिएट होते रहेंगे। एजुकेशन क्राइसिस का एक टॉपिक क्रिएट हो गया, अब जिस एस्पेक्ट में भी आ जाए, ऐसे में आ जाए, पाक अफेयर्स में आ जाए, करंट अफेयर्स में आ जाए, उसमें आपके पास थोड़ा सा हिस्ट्री का फ्लेवर होगा, थोड़ा सा कॉन्टेम्पररी इश्यूज जो अभी चल रहे हैं हालिया, उसका प्रोसेस होगा, उसका आपके पास जो है डाटा होगा। एंड इसके अलावा आपके पास क्या होगा, अब आपकी एबिलिटी एग्जामिनर चेक करेगा, सिर्फ आपकी मेमोरी नहीं देखेगा, आपकी एबिलिटी भी देखेगा। वो आपसे रिफॉर्म्स के बारे में पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई किस तरीके से इन मसले को हल किया जा सकता है। तो उसके लिए आपने बुक्स पढ़ने हैं, बहुत से मुईद यूसुफ हैं और मलिया लोधी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको रट्टा लगाएं, लेकिन जब आप उनके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो उनका जो वे है वो आपके अंदर पोर्ट्रे होगा। आप फिर आपकी स्किल्स बढ़ेंगे, वो सोच, जिस सोच से राइटर सोच रहा है वो सोच आपके अंदर एनहेंस होगी, एंड देन आप देखेंगे कि विद इन अ मंथ यू विल बी यूज्ड टू, कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपने अपना जो है वो रिटर्न क्लियर करना है ऐसे में स्पेशली। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू आई थिंक नहीं होना चाहिए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पर? एनीबडी, किसी को कोई भी इशू? वेल डन, वेरी गुड। अच्छा, सेशन तो एक्सपायर होने में थोड़ा सा ही टाइम है, मेरे पास और भी कुछ लेक्चर्स थे जो आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस, बट यहाँ पर चले मैं थोड़ा सा जो है इसको शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। अच्छा, ऐसे मैं थोड़ा सा फास्टली इसको सम अप करूंगा, सो प्लीज कोऑपरेट।
यहाँ पर ऐसे के कुछ टाइप्स होते हैं, आई बिलीव एवरीबडी नोस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। एक्विजिटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, नैरेटिव, ऐसे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने सेशन में। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने देख लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, विच इज दैट कि यार हमारे पास अगर कोई भी टॉपिक आता है, जैसे एजुकेशन के क्राइसिस का आ गया टॉपिक, अच्छा ये सिर्फ ऐसे के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, या पाक अफेयर्स, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस, या कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो वो भी इस पे इंप्लीमेंट कर सकता है। कोई भी टॉपिक आता है, ये मैं अक्सर बताता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये मुझे। किसी भी टॉपिक के मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास टॉपिक आता है इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है, 1971 या 1965 का। तो अब आपने क्या देखना है, या इन फ्यूचर अगर खुदा ना खास्ता कोई वॉर वेड होता है इन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो आपने क्या करना है, आपके पास टॉपिक आ गया। अब उस टॉपिक को आपके पास आप सोचेंगे कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपने क्या करना है, आपने इन हेडिंग्स को जहन में रखना है। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ग्लोबल। देखें इकोनॉमिकल का ऑल्टरनेट क्या हो गया, पॉलिटिकल। ग्लोबल का क्या हो गया, अच्छा ग्लोबल को आप इंटरनेशनल भी कह सकते हैं, जो ग्लोब है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो गया, नेशनल। पर्सनल का सोशल, फिर आफ्टर मैथ्स रीजंस, और फिर सजेशन। यानी कोई भी टॉपिक आए आपको उसके इकोनॉमिकल इफेक्ट सोचने हैं, ठीक है। अगर जंग होती है, वॉर इन्विजन होता है, तो क्या होता है, इकोनॉमिकल इश्यूज आएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज आएंगे हमारे पास, फिर उसका ग्लोबल इश्यूज हो गए हमारे पास, फिर नेशनल इश्यूज होंगे, ठीक है। नेशनल भी यानी आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वहां पे नेशनल इश्यूज भी क्रिएट होंगे, प्रोविंसेस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। बलूचिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर कर रहा है, या आप सॉरी आपका पंजाब जो है अगर इंडिया के साथ बॉर्डर कर रहा है, तो उसको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारे आपके पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। फिर पर्सनल इश्यूज हो सकता है, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो आपने यहाँ पर बिल्डअप किया है, आपने पुटअप किया है, सो वॉट एवर। फिर सोशल इंटरेक्शंस आपकी डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। फिर इसके आफ्टर मैथ्स हो सकते हैं, ठीक है। आफ्टर मैथ्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपको आइडिया है कि अगर कोई वॉर इन्वेड होती है इन बिटवीन, न्यूक्लियर वॉर जो पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो बहुत सारे उसके आफ्टर मैथ्स होंगे, और जाहिर सी बात है एक लॉन्ग टर्म आफ्टर मैथ्स होंगे। फिर उसके रीजंस आपने बताने हैं कि अगर वॉर होती है तो उसके रीजंस क्या होंगे। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फिर आर्म रेस, जो हमारे पास इंडिया पाकिस्तान की आर्म रेस लगी हुई है, फिर ठीक है, फिर हमारे पास जो हमारा जो रिलीजन हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है उनका, और हमारा बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, आप उसके कॉजेस लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सजेशंस दे सकते हैं आप, वे फॉरवर्ड्स बता सकते हैं कि किस तरीके से, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ, व्हाट आर द फैक्टर्स, बाय अडॉप्टिंग देम वी कैन अवॉइड द वॉर। तो आपने उसमें ये आप ये लिख सकते हैं कि भाई हम एक फ्रेंडली जो है अपने पास एक मेमोरेंडम के लिए जो है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, सीबीएम्स बनाएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स होता है हमारे पास, ठीक है। फिर हम क्या होगा, हम ट्वीट कर सकते हैं एक दूसरे के उसमें, मतलब हमसे मुराद जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर हमारे पास जो है, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो हैं, थोड़ा सा जो टेंशन है वो रिजॉल्व होगी, ठीक है। सो मेरे ख्याल से क्लास एंड होने ही वाली है, 1 मिनट से लेस देन का टाइम है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो।